नमस्कार। आज हम सरकार ने जो नई शिक्षा नीति दो 2020 की जो डिक्लेयर की है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो नई नीति सरकार ने लाई है, ये पिछले 6 साल से इसके ऊपर सोच चल रही थी। बीच में एक नीति भी आई, फिर उसमें सुधार हुआ और ये फाइनली अब ये कैबिनेट ने, सरकार ने अप्रूव करा के एक नई नीति हमारे सामने आई है। मैं जो है इस नीति के बारे में 3 हिस्सों में आपके साथ चर्चा करूँगा, क्योंकि ये ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत बड़ा है, लगभग 480 पेजेस का है। लेकिन जो नीति हमारे सामने रखी है वो कोई 60 पेजेस का डॉक्यूमेंट है जो सरकार ने सामने रखा है। तो इसके 3 हिस्से हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो ये करूंगा कि भाई स्कूल सेक्टर में किस तरह के रिफॉर्म और सुधार सरकार लाने की कोशिश कर रही है, और फिर उसके बाद हायर एजुकेशन में, और इसका हम फिर थोड़ा सा परीक्षण करेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या सुधार हो सकता है। और आखिरी में जो गरीब और दलित तो आदिवासी तबका है, उसके लिए इस पॉलिसी में क्या है और कौन सी ठीक बातें हैं और कौन सी नई बातें करनी चाहिए, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। एक आप लोग हमें समझ लेना चाहिए कि सरकार ये कह रही है कि ये नीति ऐसी है कि पूरी स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को रिवैम्प करेगी या रिवाइज करेगी। तो ये सर्वसामान्य नीति नहीं है। ये नीति कम से कम सरकार की समझ में ये है कि ये पूरी शिक्षा को रिवैम्प कर रही है, बदल रही है, चेंजेस ला रही है उसमें। और उनका कहना है कि जो लास्ट पॉलिसी थी वो 1986 में बनी थी। 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन बना था, तो कम से कम 35 साल हो गए। तब तक कोई ऐसी नीति सरकार की तरफ से आई नहीं। सुधार आए, लेकिन नीति जो होती है, गाइडलाइंस होती है, वो अभी पहली बार आई है 35 साल के बाद। और ये इसलिए इसको एक नीति का फॉर्म दिया जा रहा है। ये समझ लेना चाहिए कि नीति जो है वो ये गाइडलाइंस होती है, सरकार आपके सामने रखती है। ये कुछ फाइनली होती है, ऐसे नहीं है, उसमें बदलाव भी हो सकते हैं। उसके आधार के ऊपर स्कीम बनती है और स्टेप भी लिए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 36 साल के बाद कम से कम सरकार की भाषा में ये एक एकदम से नई नीति आई हुई है। अच्छा, इसमें क्या है, ये नीति में क्या सुधार लाया है? मैं इस नीति के उद्देश्य में नहीं जाऊंगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन स्कूल सेक्टर में जो है क्या सुधार ये नीति लाना चाहती है। पहला तो ये है कि हमें मालूम है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हमारी जो सिस्टम है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, ये स्ट्रक्चर हमारा अभी है। तो आरटीआई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत आपको मालूम होगा कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को हम मिड डे मील भी देते हैं, खाना भी देते हैं, और आंगनवाड़ी में भी उसके पहले भी प्रोविज़न है। अब ये नीति में उन्होंने एक बदलाव लाया है, वो ये है कि 1 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी उनको भी समाविष्ट किया जाएगा आंगनवाड़ी में, और उनको खाद्य भी दिया जाएगा। तो और ये जो है ये 18 तक चलेगा। सो 3 से 18 तक और आरटीआई में अब इंक्लूड किया जा रहा है। और इसमें आंगनवाड़ी होगी, प्री प्राइमरी स्कूल होंगे, प्राइमरी होगी, मिडिल होगी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी होगी। और इसमें खाने की व्यवस्था आंगनवाड़ी में होगी। और एक नई बात ये भी आई है कि मिड डे मील के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा, जो अच्छी बात है कि बच्चों को, जो स्पेशली गरीब बच्चों को, उनको दोपहर का खाने के साथ साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। तो ये पहले जो था 6 से 14 तक जो आरटीआई में था, वो अब 3 से 18 तक करा दिया है।
जो सारी फैसिलिटी 6 से 14 साल के लिए थी, अब 3 से 8 साल के लिए की गई। प्री प्राइमरी उसमें इंक्लूड है। इसमें जो प्री प्राइमरी है उसमें जो 1 से 3 साल तक है, या उसके 2 साल बाद और है पहला और दूसरा क्लास, इसमें जो बालवाड़ी होगी वो अलग हो सकती है इंडिपेंडेंटली, या फिर वो बालवाड़ी ऐसी भी हो जो प्राइमरी स्कूल के साथ जोड़ी हुई हो, जिसको हम प्री प्राइमरी अटैच टू दी सरकारी स्कूल जो है प्राइमरी उसके साथ होंगी। तो इसमें दोनों तरह का की है, और इसमें एक प्राइवेट भी होगा, प्राइवेट भी बालवाड़ी हो सकती है। पब्लिक जो बालवाड़ी है वो प्राइमरी स्कूल के साथ जुड़ी होगी। ये एक बदलाव आया हुआ है। इसकी जो अच्छाई है और उसकी जो कमियां हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तीसरा जो मुद्दा है कि यहाँ ये क्लियर किया गया है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला अपलाया जाएगा, जिसमें स्कूल एजुकेशन जो है वो रीजनल लैंग्वेज में होगा, लेकिन साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन इंग्लिश स्कूल भी रहेंगे। तो उसके ऊपर थोड़ा सा पॉलिसी जो है साइलेंट है कि किस स्टेज से इंग्लिश स्कूल लागू करेंगे, लेकिन 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात साफ है। वो पढ़ाई मदर टंग में, रीजनल टंग मातृभाषा में, और जो साथ साथ जो है राष्ट्रभाषा हिंदी जो है और अंग्रेजी जो है वो पढ़ाई जाएगी एज ए लैंग्वेज, जिसमें आप सिर्फ भाषा पढ़ सकते हैं। इसमें एजुकेशन करिकुलम में भी कुछ नई डायरेक्शन इस स्कूल लेवल पे दी गई है। वो पहली बात ये है कि उनका जोर जो है कि भाई प्री प्राइमरी स्कूल के लिए लिटरेसी बढ़ानी चाहिए, लिटरेट बच्चों को बनाना चाहिए। और लिटरेट का मतलब ये है कि वो पढ़े, समझे और लिखे। तो ये इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा लिटरेसी बढ़ाने के लिए। लेकिन साथ साथ दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट है कि न्यूमेरिकल्स भी जो है, कि आंकड़े जो है मतलब जो एलिमेंट्री मैथ कहते हैं वो भी दिया जाएगा। तो मैथ और लिटरेसी इन दोनों पे, नंबर और लिटरेसी, इस पे ज़्यादा फोकस प्री प्राइमरी में और प्राइमरी में दिया जाएगा। आगे भी वही होगा। दूसरा एक नई बात इसमें लाई हुई है, वो कितनी सी फ़ायदेमंद होगी या नहीं होगी वो बात अपनी जगह अलग है। वो ये है कि वो 5वीं के बाद ही, 6वीं के बाद ही स्किल एजुकेशन है, जिसको हम वोकेशनल एजुकेशन है, वो लगाने की वो बात कर रहे हैं। कि 6 साल के बाद जो बच्चे हैं वो गांव में जो आर्टिजन्स होते हैं उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, और आर्ट और स्किल समझने की उसको वहाँ प्रोविज़न की जाएगी। गांव में दूसरी जो स्किल है, कारपेंट्री है, ब्लैक स्मिथी है, या इलेक्ट्रिशियन है, या वेल्डर है, वो भी बच्चों को एक्सपोज किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है उसमें। और 10वीं 11वीं 12वीं में तो ये बात बताई जा रही है कि फॉर्मल उनको वोकेशनल कोर्सेज होंगे। वो कैसे होंगे, वोकेशनल टीचर लगाएंगे या ITI और पॉलिटेक्निक से जोड़ेंगे, यह भी क्लियर नहीं है। लेकिन 11वीं 12वीं में वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज बनाए जाएंगे। तो एक तरीके से ये बात कही जा रही है कि मेन एजुकेशन जो है स्कूल लेवल का, उसके साथ वोकेशनल एजुकेशन एम्बेडेड किया जाएगा या उसके साथ समाविष्ट किया जाएगा। ये नई बात है जो थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए। ये उतना पहली नीति में जो हमारी अभी है उसमें है नहीं है। उसमें अभी की नीति में ये है कि बच्चा 8वीं के बाद या 9वीं के बाद यदि चाहे वोकेशनल एजुकेशन करना चाहे तो ITI में जा सकता है, और जो ITI में जो सारे ट्रेड होते हैं वो उसको मिलते हैं। या 12वीं के बाद आप पॉलिटेक्निक्स में जाके 3 साल की या 2 साल का आप डिप्लोमा ले सकते हैं। तो उसमें ये अब ये कह रहे हैं कि सारी स्कूल की सारी लेवल पे हम वोकेशनल एजुकेशन रेगुलर करिकुलम में एक तरीके से समाविष्ट करेंगे या इंक्लूड करेंगे। दूसरा ये उन्होंने कहा हुआ है कि जोर जो है वो अभी जो जोर है वो सिर्फ लर्निंग पे है, कि आप मेमोराइज़ करो और एग्ज़ाम दे दो, जिसकी मेमोरी अच्छी वो अच्छे मार्क्स ले लेगा। तो उनका कहना है कि लर्निंग तो ठीक है, लेकिन लर्निंग के साथ साथ समझना और एक्सपीरियंस करना और स्किल गेन करना ये उसमें बताया जाएगा। और एक मुद्दा उसमें दिया जा रहा है बच्चों के मामले की, जो पहले भी आया हुआ है कोठारी कमीशन में, कि गिफ्टेड जो चिल्ड्रेन है
ये मालूम किया जाएगा कि कौन बच्चे अच्छे हैं, जिनमें टैलेंट है, उनको ग्रूम किया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई करके उनको एडिशनल सपोर्ट किया जाएगा। उसके लिए गाइडलाइन भी बनाई जाएगी। ये कुछ नई बातें मैंने स्कूल के बारे में आपको बताई। एक इम्पॉर्टेंट बात जो स्कूल के बारे में है वो मेरा ख्याल समझ लेना चाहिए, वो ये है कि वो बात है एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स की, स्कूल लेवल के लिए। वो एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है आजकल? मतलब इनका ये कहना है कि देश में 28% प्राइमरी स्कूल और 14% मिडिल स्कूल है, जिसमें 30 से ज़्यादा बच्चे हैं स्कूल में। तो उनका कहना है कि स्कूल की साइज बहुत छोटी है, वह नॉन वायबल है। उसके लिए उनके लिए उस स्कूल के लिए एडिक्वेट टीचर नहीं अपॉइंट किए जा सकते या है नहीं। और लगभग उनका ये कहना है कि ये 1,19,303 सिंगल टीचर स्कूल है, जिसमें से 94,000 प्राइमरी स्कूल है। तो ये जो उनके 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 समझ में ये है कि ये है कि यह है कि जो जिस स्कूल में संख्या बहुत कम है और जो सिंगल टीचर स्कूल है उसमें उसको वो नॉन वायबल जैसी स्कूल है, इसलिए उसके लिए उन्होंने कहा कि हम उनको इकट्ठा करेंगे। अब इकट्ठा करने का कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ एक 12वीं की परीक्षा जो है मेन स्कूल मानी जाएगी। और ये जो सारे स्कूल है 15 या 10 या 15 किलोमीटर की रेंज में, 5 या 10 किलोमीटर की रेंज में, इनको एक कॉम्प्लेक्स में बदला जाएगा। और उसका अर्थ ये होगा कि इसमें या तो इन स्कूल के बच्चे जो है बड़े वाले स्कूल में मर्ज किए जाएंगे ताकि 30 से ज़्यादा स्कूल हो, वहाँ के टीचर लाने के बाद टीचर की संख्या बढ़ जाएगी। ये एक मॉडल है। दूसरा मॉडल ये भी कहा, उसमें लिखा हुआ है कि वो स्कूल जैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन टीचिंग वहाँ होगी, लेकिन शेयरिंग ऑफ टीचर होगी। जहाँ वहाँ एक ही टीचर है तो वहाँ दूसरा टीचर जाके पढ़ाने के लिए जाएगा। तो इस तरह से एक कॉमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना, टीचर रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज को एक 5 के 10 रेडियस के बीच में इस्तेमाल करके उसको वायबल बनाना है। ये एक नई सजेशन यहाँ आई है। हालांकि इसमें अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि जो स्कूल है वहाँ स्टेगनेंट करो, उसको संख्या बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ाइए, ये भी अल्टरनेटिव है। लेकिन इस पॉलिसी ने ये सॉल्यूशन दी हुई है। दूसरा जो है कि ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए अब वो नया करिकुलम और सिलेबस बनाया जाएगा। एनसीईआरटी बनाएगी कि ये जो नया स्ट्रक्चर दिया हुआ है 3 से 18 तक का, बीच में मिडिल एंड प्राइमरी और सेकेंडरी में भी बदलाव आया हुआ है, और तमाम और सारी बातें जो है वोकेशनल कोर्सेस देने का, टीचिंग इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन का, ये करने का, ये जो सारा है इसको ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी जो है हमारी दिल्ली में, वो इसका नया करिकुलम बनाएगी, नया सिलेबस बनाएगी और वो लागू करेगी। तो इसमें मेरा ख्याल है उन्होंने टारगेट कुछ 2021 या 2022 दोनों टारगेट इसमें दिए हुए। ये है मोटा मोटी या सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं जो रिफॉर्म आए हुए हैं, इसके बारे में बात हो गई है। दूसरा, अब हायर एजुकेशन पे चलते हैं। अब हायर एजुकेशन जो है उसमें बहुत बदलाव ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो रिहैम्प करने की बात हो रही है, चेंज होने की बात हो रही है। उसमें उन्होंने टारगेट रखा है 15 साल, 20 साल, 30 साल, इस तरह से रेंज रख के हायर एजुकेशन को बदलने की बात हो रही है। इसलिए मैं इसमें से मोटी मोटी बातें आपके सामने शेयर कर लूँ। पहला तो ये है कि आज हमारे यहाँ 10+2+3 की पैटर्न में हायर सेकेंडरी करने के बाद 3 साल का ग्रेजुएट है, कहीं कहीं एक्सेप्शनली जो है कहीं 5 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट है, बहुत ही कम है वो, लेकिन बेसिकली हमारा 3 साल का ग्रेजुएट है। इन्होंने एक चेंज लाया हुआ है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट चेंज है। उसके फ़ायदे कितने हो गए, नुकसान कितने हो गए, ये तो बाद में पता चलेगा।
लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो लड़का फर्स्ट ईयर में जाएगा और वो सेकंड ईयर में नहीं जाना चाहता है, नौकरी करनी है या कुछ करना है, तो वो छोड़ सकता है, उसको हम सर्टिफिकेट देंगे कि इसने 1 साल किया है कॉलेज का। जो लड़का 2 साल के बाद चाहता है कि नहीं मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे नौकरी करनी है या मुझे गैप लेनी है, तो उसको एक डिप्लोमा दे के, एक सर्टिफिकेट दे के वो चला जाएगा, तो उसको वो ड्रॉप आउट में नहीं आएगा, वेस्ट नहीं जाएगा, तो उसको एक डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल के बाद आपको ड्रॉप आउट करना है तो आपको ग्रेजुएट डिग्री मिलेगी, लेकिन 3 साल की ड्यूरेशन की, क्योंकि बैचलर इन्होंने अब 4 साल का बनाया है। तो 3 साल के बैचलर मिलेगी, लेकिन 3 साल की मिलेगी जो 4 साल के बैचलर की तुलना में कम होगी। तो इन्होंने ये किया कि हर एक स्टेज पे आप ड्रॉप आउट हो सकते हो और अपनी डिग्री जो है डिप्लोमा डिग्री ले सकते हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये नई बात उन्होंने यहाँ लाई हुई है। ये एक 5 साल का इंटीग्रेटेड बीए का भी प्रोग्राम है। तो हर एक स्टेज पे आप यदि विड्रॉ हो रहे हो तो आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा या डिग्री दी जाएगी। और आपकी जो यदि आप बीच में छोड़ गए हो 2 साल में और आपको डिप्लोमा मिल गया है, तो आपके जो क्रेडिट है, जो आपको ग्रेड मिले हैं, वो बैंक में रखे जाएंगे। एक बैंक होगा क्रेडिट का, मार्क्स का, उसमें उसकी एंट्री होंगी कि आप 2 साल के बाद आ सकते हो तीसरा साल करके ग्रेजुएट करने के लिए, या 3 साल के बाद आ सकते हो ग्रेजुएट करने के लिए, 3 साल के मार्क्स आपके हमारे पास है। तो ये सुविधा उन्होंने एक तरीके से दी हुई है, जिसको क्रेडिट बैंक क्रिएट किया है। तो आप यदि गैप दे के भी अपनी डिग्री ले सकते हो। ये एक नई बात इसमें पूरी तरह से आई हुई है। दूसरी बात जो है, जो समझ लेनी चाहिए, थोड़ा सा क्लिष्ट तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्लैरिटी लाना ज़रूरी है। आज हमारे पास जो है, जो ये रिफॉर्म है वो यूनिवर्सिटी सेक्टर के लिए है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज सेक्टर के लिए। आज क्या है, हमारे पास ऐसा है कि हमारे कॉलेजेस है, डाइवर्सिफाइड सिस्टम है हमारी हायर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा। लेकिन यदि स्टेट यूनिवर्सिटी लिए तो कॉलेज लिए तो उसको हम ये कह सकते हैं कि कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है। यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर प्रोग्राम चलते हैं, कॉलेज में बैचलर और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चल सकते हैं। कोई अच्छे कॉलेज है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी है, कई जगह पीएचडी भी है। लेकिन ये सारे के सारे कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएटेड है और उसका रेगुलेशन, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी करती है, सिलेबस भी लेट डाउन करती है। तो इसको कहते हैं अफिलिएटिंग सिस्टम। यूनिवर्सिटी की अफिलिएटेड कॉलेज सिस्टम है ये, इसमें वो सुधार लाना चाहते हैं। लेकिन और भी सिस्टम है हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी है, तो उसको यूनिटरी यूनिवर्सिटी कह सकते हैं हम। कई जगह ये भी है, अंडर ग्रेजुएट भी है, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यूनिटरी यूनिवर्सिटी है, ये में मास्टर पीएचडी है, लेकिन साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज में अंडर ग्रेजुएट भी है। अब दूसरे बिल्कुल सिंगल सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी है, सिर्फ इंजीनियरिंग देती है, मेडिकल सिर्फ मेडिकल देती है, आर्किटेक्ट है, सिर्फ आर्किटेक्ट देती है, पूना की फिल्म इंस्टीट्यूट है, सब फिल्म देती है। तो सिंगल सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट जिनको डिग्री अवार्डिंग राइट है, वो यूनिवर्सिटी के साथ अफिलेटेड नहीं है डिग्री के लिए। आईआईटी जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ अफिलेटेड नहीं है, उनको खुद डिग्री देने का अधिकार है, तो उसको डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन हम कहते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ 2-3 पैटर्न है। एक स्टेट यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, अफिलेटिंग यूनिवर्सिटी। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो बिल्कुल यूनिटरी है, जिसके साथ कॉलेज अफिलेटेड नहीं है। और कुछ डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है, आईआईटीज़ है, आईआईएम है, मेडिकल है। कि हम एक मॉडल के ऊपर जर्नी करेंगे या एक मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे। वो उनका मॉडल क्या है देख लीजिए। उनका मॉडल वो ये है कि वो कहते हैं कि हमने मल्टीपल सब्जेक्ट की, जहाँ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी इकट्ठा है, बड़ी यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। ये एक तरीके से अमेरिकन मॉडल में जो लाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। और ग्रेजुअली जो अफिलेटिंग सिस्टम है, कॉलेज अफिलेटेड है, उसको कम करेंगे। ये उनका सिंपल सा मॉडल है। लार्ज स्केल मल्टी सब्जेक्ट का मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट उसमें होंगे, मेडिकल भी होगा, इंजीनियरिंग भी होगा, सोशल साइंस भी होगा, और बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, और जिसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे। तो अमेरिका में मान लीजिए 30-40 हज़ार स्टूडेंट होते हैं, 25,000 स्टूडेंट होते हैं। उस तरह का मॉडल उनके दिमाग में है।
तो इसको स्टेजेस में उन्होंने कहा है कि इसको एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने ये कहा कि पहले तो हम करेंगे, ये जो कॉलेजेस है अच्छे अच्छे कॉलेजेस है उनको जोग्राफिकल एरिया में है तो उसको क्लस्टर बनाएंगे उनका, और क्लस्टर बनाने के बाद उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करेंगे, क्लस्टर यूनिवर्सिटी कहेंगे और खुद अपनी वो डिग्री दे सकते हैं। तो आपने साइज़ बढ़ा दी, कॉलेज को इकट्ठा करा के उसको यूनिवर्सिटी का नाम देके आपने उसको साइज़ बढ़ा दी है। तो जो ऑब्जेक्टिव है कि बड़ी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो उसमें आ रहा है। उसके बाद कुछ जो बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूशंस है उनको डिग्री अवार्डिंग राइट देंगे, जैसे IITs है, IIM है, मेडिकल कॉलेज है, जैसे हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है नागपुर में, तो इसको खुद डिग्री अवार्ड करते हैं, उनको अधिकार है। तो उनका कहना है कि उसी तरह की बहुत सारे जो कॉलेजेस अच्छे हैं उनको हम डिग्री अवार्डिंग राइट देंगे। तो इस तरह से वो 3 लेवल पे 3 तरीके से बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश प्लान कर रहे हैं कि अफिलेटिंग यूनिवर्सिटी है उसको ग्रेजुअली बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यूनिटरी यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसमें अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सारा उसमें पढ़ाया जाएगा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनाएंगे और जो बड़ी अच्छी संस्था है उसको डिग्री अवार्डिंग राइट देंगे। और चौथी सॉल्यूशन उसने दी कि हम कंट्री की सारी डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी यूनिवर्सिटी, मॉडल यूनिटरी यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसमें अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो। तो ऐसे 4 स्टेप उन्होंने यूनिवर्सिटी सिस्टम को पूरा रिहैम्प करने के लिए आने वाले 20-25 साल में किए हुए हैं। दूसरा इसका जो फीचर है वो ये देख लीजिएगा, वो ये है कि मल्टी डिसिप्लिन होनी चाहिए, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिसमें कुछ ही सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट नहीं है, या जो सिंगल सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन है IIT है उसमें सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री है, मेडिकल उसमें मेडिकल है, आर्किटेक्ट में आर्किटेक्ट है। तो उनका कहना है कि नहीं, और भी डिसिप्लिन उसके होनी चाहिए, और भी डिपार्टमेंट उसमें होने चाहिए ताकि बच्चे जो स्टूडेंट है उनको उनका एडवांटेज मिले। इसमें 2 मत हो सकते हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो एक सिंगल सब्जेक्ट लेके कुछ अच्छी और इंस्टीट्यूशन बनी है जैसे आपकी VNIT है और उसके साथ और भी सब्जेक्ट मिला या नहीं, ये सवाल है जो कोई लोग एक्सेप्ट करेंगे, कोई लोग एक्सेप्ट ना करें। दूसरा उन्होंने इसमें एक चेंज किया हुआ है जो कुछ लोगों को पसंद भी हो, कुछ लोगों को पसंद भी ना हो, वो ये है कि उन्होंने कहा कि जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए नेशनल लेवल का टेस्ट होता है एडमिशन के लिए, वैसे वो सब सब्जेक्ट में इवेल्यूएट करना चाहते हैं, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, एक नेशनल लेवल की टेस्ट होगी, आपको मार्क मिल जाएंगे, उस बेसिस के ऊपर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस एडमिशन दे सकते हैं। कंपलसरी नहीं किया उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी चाहे तो अपनी टेस्ट लेके एडमिशन दे दे, नागपुर यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल, या फिर वो जो ग्रेड उनको मिले हुए वो ग्रेड लेके एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से ये एक सजेशन उन्होंने दी हुई है। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने सिंपल तरीके से आपको ये जो शैक्षणिक नीति है उसमें मुख्य बदल क्या क्या आ रहे हैं ये दिया हुआ है।